हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आगे आज चलते हैं। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था मैं न्यू कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद। 1815 के बाद क्या होता है? कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी जो ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, कस्टम, प्रीफर्ड, ग्रेजुअल डेवलपमेंट पे जो ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाया था कंजर्वेटिज्म कौन है। तो एक कंजर्वेटिज्म आया था यूरोप में आफ्टर 1815 के बाद। वाइना कांग्रेस कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। वाइना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। इनको होस्ट कौन कर रहा था? मैटरनिक। मैटरनिक कौन था? चांसलर। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का चांसलर था। ठीक है, ड्यूक मैटरनिक। इन्होंने होस्ट किया था और इसमें एक नया ग्रुप, मतलब नेपोलियन को मिलजुल के दुनिया के सारे देश, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया ने मिलजुल के इसको हरा करके क्या एस्टेब्लिश किया? कंजर्वेटिज्म रूल। मतलब बिल्कुल भी कंजर्वेटिज्म नहीं कि प्री रिवोल्यूशनरी 1789 से पहले जो फ्रांस में था उस टाइप का नहीं, मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन या फिर थोड़ा सा एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, थोड़ा सा चेंज करके, इसीलिए हम इसे बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म है लेकिन न्यू, मतलब थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया। ठीक, तो जब कंजर्वेटिज्म आ गया तो क्या आया? तो रिवोल्यूशनरीज एक नया ग्रुप उभर करके आया। ये रिवोल्यूशनरीज क्या थे, कौन थे, है ना, और इनका क्या एम था, इनके बारे में अच्छे से आज हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 रिप्रेशन मतलब दमनकारी नीति किसके दमनकारी नीति, मतलब न्यू कंजर्वेटिज्म के दमनकारी के, उनके डर से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब छिप गए थे। लेकिन इनका तो एम था, जो इसके अंदर जो पनप रहा था, इसके अंदर जो एक आग थी कि हमारा एक नेशन स्टेट बने, वो तो ज़रूर उभर करके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सीक्रेट सोसाइटीज़, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ उभर करके आया। कहाँ पर? यूरोपियन स्टेट में। वो क्या कर रहे थे? सीक्रेट सोसाइटीज़ ट्रेन कर रहे थे किसको? रिवोल्यूशनरीज़ को, और उनके आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे। ठीक, और इन रिवोल्यूशनरीज़ का क्या मतलब था, क्या कमिटमेंट था? इनका एक ही कमिटमेंट था। क्या कमिटमेंट? अपोज करना किसका? मोनार्क का। ठीक है, जो वाइना कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब 1815 के बाद बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उसके बाद बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ निकल करके आया यूरोप में। क्या था ये सीक्रेट सोसाइटीज़? ये सीक्रेट सोसाइटीज़ ट्रेन कर रहा था रिवोल्यूशनरीज़ को, है ना, आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे अपने, और इनका एक ही मकसद था, एक ही कमिटमेंट था कि मोनार्कियल जो गवर्नमेंट था उनका क्या करना है? अपोज करना है, जो वाइना कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश हो गया था। किसके लिए? आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, कि हमें आज़ादी मिल सके। ठीक है, उनमें से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज का क्या देख रहा था, वो क्या चाहता था? वो चाहता था क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, मतलब वो एक अलग स्टेट चाहता था। ठीक है, और ये उनके एक मतलब नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उनके आज़ादी का लड़ाई का एक अहम हिस्सा था ये। ठीक है, उन्हीं में से एक था इटली के रिवोल्यूशनरीज जोसेप्पी मैज़िनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम, चाहे हाफ ईयरली हो, तो आपके कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम, चाहे हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फुल, है ना, मतलब प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे मेन बोर्ड, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर आता है ये क्वेश्चन हर साल। इस बार भी आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, मैं जहाँ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज आफ्टर वाइना कांग्रेस के बाद उभर करके आया। जब तुम डायरेक्ट किसी को नहीं आने दे सकते हो, सबको दबा दोगे, किसी को भी किसी की आवाज़ को आप बोलने नहीं दे रहे हो, तो वो अपना तो एम है उनका, उन्हें तो करना ही करना है उन्होंने अपना मंजिल तय कर लिया था। ठीक है, कौन? रिवोल्यूशनरीज, जो आज़ादी चाहता था, जो लिबर्टी चाहता था। तो उन्हीं में से एक था इटली के रिवोल्यूशनरीज। क्या नाम था इनका? जोसेप्पी मैज़िनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कहाँ पे जन्म लिया था? बॉर्न इन जेनेवा 1807। ठीक है, तो जेनेवा कहाँ है? आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। आप यहाँ से कहाँ आ जाओ, यहाँ यूरोप, और यूरोप में ये है इटली, और इटली के
ये जो देख रहे हो ना, ये है, यहाँ पर इनका एक स्टेट है, लिगुरिया स्टेट है ना। क्या नाम है इसका? नाम लिगुरिया। और इस लिगुरिया का कैपिटल है जेनेवा, GENOA। ये जेनेवा एक है। एक यहाँ पर आप जाओगे ना, ये स्विट्जरलैंड के यहाँ पर भी एक जगह है जेनेवा। तो दोनों अलग अलग है। यहाँ स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं अलग अलग है, GENEVA है यहाँ पे, और यहाँ पे GENOA जेनेवा एक इटली में है और एक जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आज के लिए आपके लिए होमवर्क है पोलैंड। ठीक है, इनका कैपिटल और करेंसी। साथ साथ आप देख लोगे कि इस सी का नाम क्या है। ठीक है, इस सी का नाम क्या है आप देख लिए होंगे, ये बाल्टिक सी है। और साथ साथ सब पड़ोसी स्टेट का नाम भी बताओगे। ठीक है, समझ में आ गया। साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क है कि अपना प्यारा भारत, ज्योग्राफी में पूरा इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा इंडिया अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का आपको क्या बताना है? कैपिटल बताना है। ठीक है, वैसे आप यूटीज बन गया है तो जम्मू का कैपिटल और उसी तरीके से कश्मीर का कैपिटल बताना है। और अगर आपको घूमने के लिए कहा जाए, अगर आपको कहीं कभी घूमने का मौका मिलता है तो आप जम्मू एंड कश्मीर के किस हिस्से में या किस जगह में आप घूमना पसंद करोगे? ठीक है, समझ में आया क्या करना है आपको? एक तो आपको यूरोप में आपका होमवर्क है, पोलैंड, उनका कैपिटल बताना है। दूसरा क्या है? अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये देख रहे हो स्टेट, ये दूसरा आपके लिए होमवर्क। मैप में जाओगे, एटलस मैप में और क्लियर दिखेगा, या फिर इसी को जूम करके देखोगे ना अच्छे से, जम्मू एंड कश्मीर, इनका जो पड़ोस में कौन कौन है, नेबर, ये भी बताना है। ठीक है, नेबर स्टेट कौन कौन है, जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब, नेबर स्टेट बताना है। इनका कैपिटल बताना है और इनके गवर्नर का नाम बताना है। ठीक है, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर तो है नहीं अभी, गवर्नर का नाम बताना है। ठीक, इसी तरीके से यूरोप में इस पोलैंड का आसपास सारे देश का भी नाम बताना, कौन इनके पड़ोसी देश है। साथ साथ इस सी का नाम भी बताना है। ठीक है, ये कौन सा सी है। ठीक, चलो चलते हैं आगे। अगर इस तरह से नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी और आगे चल के आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। आपका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना चाहिए। कहाँ क्या है और इंडिया क्या है, कितने स्टेट है, कौन गवर्नर है, मतलब इस तरह से पढ़ाई करो कि आप जैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, मतलब इंटर के बाद 3 इयर्स BSc BCom या फिर BTech आप जो भी करना चाहते हो, या फिर आप MBBS बनो, कुछ भी करो, लेकिन अपना इंडिया और अपने वर्ल्ड को जानो, मतलब जनरल नॉलेज को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो इस तरह से पढ़ो कि अगर आप जिस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और आपको कहा जाए कि ले लो ये जिला, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को चला लो, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चला सकते हो। ठीक है, इस तरह से पढ़ो बहुत अच्छे से। आपको स्कूल में या फिर कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्कूल में इंडिया में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ो। ठीक है, तो 1807 में ये जन्म लिया था, जेनेवा, कहाँ पे आपको दिखा दिए, लिगुरिया में। फिर ये किसका एक सीक्रेट सोसाइटी था, क्या नाम था, कार्बोनरी, उसका ही मेंबर बना। ठीक है, कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका मेंबर। सीक्रेट सोसाइटी का क्या एम था, मतलब आज़ादी। ठीक है, किससे? वही जो वाइना कांग्रेस के बाद, नेपोलियन को हराने के बाद जो यूरोप में इस्टेब्लिश कर लिया था कंजर्वेटिव रूल। ये यंग मैन था, 24 ईयर एज का था, इसे एग्जाइल भेज दिया गया था। एग्जाइल मतलब देश से निकाल देना। ये देख सकते हैं ना, ये है हमारा जोसेफ पी मेजिनी, किसका, यंग यूरोप का, बर्न में यंग यूरोप का एस्टेब्लिश करते हुए यहाँ पिक्चर दिखाया गया है। तो इनको देश से निकाल दिया, एग्जाइल का मतलब देश से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि 1831 में इन्होंने रिवोल्यूशन शुरू किया था। कहाँ पे? लिगुरिया में, है ना। लिगुरिया का कैपिटल है जेनेवा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली, मतलब उसके बाद उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी जिन्होंने खुद इस्टेब्लिश किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? यंग इटली, कहाँ पर? मर्सेले में। आपको दिखाता हूँ मर्सेले कहाँ पर है। ये देख रहे हो ना, आज के डेट में ये इटली में नहीं है, मर्सेले आज के डेट में ये फ्रांस में, देख रहे हैं ये मर्सेले। ठीक है, समझ में आया। फ्रांस के तीसरी सबसे बड़ी शहर का नाम है, पहला सबसे बड़ी है पेरिस। ठीक, चलो, तो ये मर्सेले में किसकी गठन किया इन्होंने? यंग इटली। और यंग यूरोप का कहाँ पर? यंग यूरोप। दूसरा क्या है? सेकंड यंग यूरोप। उन्होंने एक सबसे पहले क्या किया था, मतलब सबसे पहले कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी, उसमें उन्होंने मेंबरशिप बना। फिर
जब उन्हें देश से निकाल दिया गया 1831 में, तो फिर उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटी का खुद गठन किया। एक यंग इटली मर्सेले में दिखाई मैं आपको, और दूसरा यंग यूरोप, कहाँ पर, बर्न। तो बर्न कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो स्विट्जरलैंड में आज के डेट में बर्न, देख रहे हो, BERN, बर्न। तो ये है स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ यंग यूरोप का इस्टेब्लिश करता है ये। फिर इनके जो मेंबर में मैक्सिमम आदमी थे वो लाइक माइंडेड होते हैं, एक जैसे दिमाग के होते हैं, यंग मैन होते हैं। कहाँ कहाँ के, पोलैंड के, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है, ये सब स्टेट आप यूरोप में देख सकते हैं। मैज़ेनी क्या विश्वास करता है? मैज़ेनी का ये विश्वास है कि भगवान, खुदा का ये विश्वास है। मैजिनी का ये विश्वास है कि खुदा का ये विश्वास है कि जो नेशन है, नेशन मतलब एक स्टेट, एक देश है ना, टू बी अ नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो इंसानियत का जो नेचुरल यूनिट होता है ना, वो एक देश होता है, एक नेशन होता है। जिस तरह से हमारा बॉडी, अगर हमारा बॉडी का फंक्शन पढ़ना चाहते हो तो किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल। अगर सेल का फंक्शन पढ़ लो मतलब पूरे बॉडी का फंक्शन किस तरह से करता है हम समझ जाएंगे। इसी तरीके से तो सेल क्या है? हमारा यूनिट्स है बॉडी का। इसी तरीके से पूरे घर किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। तो ब्रिक्स क्या हुआ? यूनिट्स हुआ। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड है ना, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड किससे बना है? वो स्टेट से बना है, मतलब देश से बना है। तो मैजिनी का ये विश्वास था, मैजिनी का ये विश्वास है कि गॉड की ये इच्छा है, गॉड ये चाहता है कि नेशन ही क्या है? नेचुरल यूनिट्स है किसका? मैनकाइंड्स का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए इटली को क्या होना चाहिए? जो पैचवर्क में टूटे, पैचवर्क मतलब डिफरेंट अलग अलग स्टेट में टूटे हुए, अलग अलग स्मॉल स्टेट में, अलग अलग किंगडम में, देख सकते हैं ये इटली, ठीक है। बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन से पहले, मतलब यूनिफिकेशन इटली में कब हुआ? 1858 से लेकर के 1866 तक पूरे इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ये आफ्टर यूनिफिकेशन देखो इटली, एक इटली है जो आज के डेट में इटली है। कब से कब शुरू हुआ था? 1858 से 1866 के बीच एक रिवोल्यूशन हुआ। उनमें से जोसेपी मैजिनी का बहुत ही शानदार रोल है इटली का यूनिफिकेशन में, ठीक है। देख रहे हो आप, इटली 1858 से पहले 7 स्टेट में टूटे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है ना, पप्पल स्टेट, ये स्टेट का नाम है। वेनेशिया, लंबार्डी है ना, ये सर्डिनिया, ये सब क्या है? यहीं पे था एक लंबार्डी, यहाँ पर कैपिटल था जेनेवा। इतने सारे स्टेट में टुकड़े टुकड़े में टूटे हुए थे। उनको ये पैचवर्क में, पैचवर्क का मतलब समझ में आएंगे ना, कितना सारा इस किंगडम मतलब बाहर के कितने सारे लोग आकर के यहाँ पे रूल कर रहे थे। किंगडम मतलब कई सारे जो स्टेट को मिला के एक बड़ा रूलर जहाँ पे रूल करता है ना, उसी को हम बोलता हूँ किंगडम। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। किसका मानना था? मैजिनी का। सो इटली को क्या होना चाहिए? जो पैचवर्क और स्मॉल किंगडम में होना चाहिए उसको यूनाइट करना चाहिए। इट हैड टू बी फॉग्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड। इसको क्या होना चाहिए? फॉग का मतलब सबको मिला करके एक करना चाहिए, सिंगल करना चाहिए। और कैसा? रिपब्लिक है ना, विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। नेशन के बहुत वाइडर मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या होना चाहिए? अलायंस। अलायंस का मतलब आपस में एक ट्रीटी करके, बातचीत करके है ना, हम लोगों को क्या करना? एक मिला देना है, अलायंस करना है, ठीक है। मतलब जो अलग अलग टुकड़े में टूटे हैं उसे सिंपल भाषा में मतलब मिला देना है। तो यही यूनिफिकेशन क्या ला सकता है? इटली का आज़ादी दिला सकता है, इटली को आज़ादी दिला सकता है। समझ में आया ना? फॉलोइंग हिज मॉडल, उसके मॉडल पर बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप के अलग अलग देशों में इस्टेब्लिश हुआ, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। मैजिनी रिलेंटलेस, रिलेंट का मतलब लगातार है ना, बिना किसी गिव अप के, कभी गिव अप नहीं किया, लगातार अपोजिट किया है ना, अपोजिशन किया किसका? मोनार्की का, है ना। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसा नेशन जहाँ पे सरकार, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुने हुए सरकार चुने, लोगों के द्वारा चुनी गई हो, और रिपब्लिक गठन करने के लिए लगातार ये ऑपोजिट कर रहे थे, लगातार ये ऑपोजिशन में थे किसके? मोनार्क के। जिससे मोनार्क क्या हो गए? डर गए, है ना। किसको? कंजर्वेटिज्म क्या हो गए? फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब डरना, ठीक है, या फिर आखिरकार हारना, हार गए इनके जो लगातार रिलेंटलेस ऑपोजिशन के बाद। और फिर आप देख सकते हैं इस तरह का एक यूनिफाइड इटली बनने में मदद किया किसने? जोसेपी मैजिनी ने। इसीलिए मेटरनिक, मेटरनिक कौन थे पता है ना? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर,
मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के चांसलर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि वाइना कांग्रेस क्या था, नेपोलियन के हारने के बाद जो यूरोप में फिर से कंजर्वेटिज्म रूल, मतलब न्यू कंजर्वेटिज्म, मतलब थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन लाना, तो न्यू कंजर्वेटिज्म रूल का एस्टेब्लिश जो किया था, उनका होस्ट किया था मेटरनिक, ठीक है। तो मेटरनिक ने कहा था किसको, जोसेफ पी मेज़ेनी को, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्यों कहा था दुश्मन? क्योंकि ये सब चीज़ चाहता था, और जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म ये नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई, कंजर्वेटिज्म कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह के लोगों को आज़ादी मिले, है ना। लोग तो मतलब वो लोग अपना मोनार्की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन है ना, देख सकते हैं आप, जो जोसेफ पी मेज़ेनी, इनका क्या विजन है, इनका क्या एम है, आज़ादी और नेशन स्टेट का गठन करना, और इस तरह का यंग यूरोप और यंग इटली नाम का सोसाइटीज़ का गठन करना, और यूरोप में क्या करना, एक रिवोल्यूशन खड़ा करना। तो इसीलिए मेटरनिक ने इसको सोसाइटी का सबसे, है ना, सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस इनेमी कहा अकॉर्डिंग टू मेटरनिक। लेकिन यूरोप के लिए काफ़ी अच्छा था इन्होंने ये, है ना, और इटली के लिए, क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आपके ये क्वेश्चंस हैं कि हु वॉज जोसेफ पी मेज़ेनी, एक्सप्लेन हिज रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, हाउ डिड मेज़ेनी रियलाइज दैट क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज ए नेसेसरी स्टेप इन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, व्हाट वाज मेज़ेनी कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट। और ये क्वेश्चन कि व्हाई डिड मेटरनिक डिस्क्राइब जोसेफ पी मेज़ेनी एज ए मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो सब क्वेश्चन का आंसर्स क्या लिखना है आपको, पहला ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये कलर से सेकंड पॉइंट, ये कलर से एज से शुरू करना थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट, और ये फिफ्थ पॉइंट, है ना, और ये सिक्स पॉइंट, और ये सेवन पॉइंट, और ये, ठीक है, 8 पॉइंट, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 पॉइंट, और फिर यहाँ पे 10 पॉइंट। मतलब जब भी कलर चेंज हुआ ना, कलर चेंज होने के बाद जितने भी कलर चेंज हुआ है तो वो एक पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का आंसर है। आपको जितने भी पॉइंट याद होंगे ये याद कर लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, और ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम CBSE में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं आता है, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कोई बदलाव चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, कुछ भी आपको कमी दिखता है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि सर आप ये इम्प्रूव करोगे तो और अच्छा होगा। मैं इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।